हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ और साइंस की क्लास कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एचएसएससी कलर के पेपर का फुल एक्सप्लेनेशन, फुल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अभी पीछे एचएसएससी के जो पेपर हुए थे उसमें जो 21 सितंबर को 2019 में इवनिंग को जो पेपर आया था उसको पूरी तरह से फुली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे क्वेश्चंस के साथ में जो ऑप्शंस में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है पीएसएलवी का क्या मतलब है। तो दोस्तों याद रखें ये 21 सितंबर का इवनिंग वाला पेपर का सॉल्यूशन है। तो पीएसएलवी का क्या मतलब है, जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, तो पीएसएलवी का क्या मतलब है, यह क्या है, यह इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, प्रक्षेपण यान मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है। तो दोस्तों खुद से भी एक बार ट्राई करके देखें। पहला ऑप्शन है पेलोड ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सरफेस ऑब्जेक्ट लॉन्च व्हीकल। तीसरा ऑप्शन है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पीएसएलवी का फुल मीनिंग। तो दोस्तों यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले क्या है, यहां भी हमारे पास पॉइंट आया है इसरो। ठीक है, तो इसरो, इसका सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है, इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो फर्स्ट इसका चेयरमैन था, इसका जो फर्स्ट चेयरमैन था वो कौन था, फर्स्ट चेयरमैन कौन था दोस्तों, इसका जो फर्स्ट चेयरमैन था तो वो था डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका फर्स्ट चेयरमैन था। ठीक है, तो इसने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कब किया, तो दोस्तों आपको याद रखना है पहला सैटेलाइट का नाम क्या था, पहले सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, और वो लॉन्च कब किया था, तो दोस्तों आज के ही दिन किया था। आज के ही दिन मतलब 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, नाम क्या था उसका दोस्तों, आर्यभट्ट था। ठीक है, नाम क्या उसका, आर्यभट्ट था। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। ठीक है, कहां पर है, बेंगलुरु या बेंगलोर में है, जो कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसरो के बारे में सारे इंपोर्टेंट पॉइंट। अभी का जो करंट का जो चेयरमैन है, अभी का जो करंट का चेयरमैन है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों, करंट चेयरमैन कौन है, आप सभी को पता भी होगा। तो दोस्तों करंट चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों करंट चेयरमैन है के सिवान। ठीक है दोस्तों, तो करंट चेयरमैन कौन है, के सिवान। तो यहां पर आगे बात करते हैं कि क्या है भाई पीएसएलवी, ये क्या है, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, सैटेलाइट को लॉन्च या फिर उसको जो लेके जाने वाला, उसको कक्षा में स्थापित करने वाला ये व्हीकल है, कौन सा, पीएसएलवी। तो इसरो के पास कितनी तरह के लॉन्चिंग व्हीकल है, अभी अभी जो वर्किंग में है वो दो तरह के लॉन्चिंग व्हीकल है। एक है हमारे पास पीएसएलवी और दूसरा क्या है, जीएसएलवी। ठीक है, अब पीएसएलवी का फुल फॉर्म आपको पता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, ये जो पीएसएलवी है ये हमारी क्या है, अर्थ है। दो तरह के सैटेलाइट हमारे पास होते हैं, सभी को पता है। एक क्या होता है, जो पोल्स के ऊपर चक्कर लगाती है, कहां पर चक्कर लगाती है दोस्तों, पोल्स के ऊपर चक्कर लगाती है, इस तरह से, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। दूसरी तरह की जो सैटेलाइट है वो क्या करती हैं, हमारे
भूमध्य रेखा के ऊपर से चक्कर काटते हैं। इस तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर से क्या करते हैं, ये चक्कर काटते हैं। और दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो पीएसएलवी क्या करता है, उन सैटेलाइट को लेके जाता है जो क्या करते हैं, पोल्स के ऊपर चक्कर लगाते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो पोल्स के ऊपर चक्कर लगाते हैं उन सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो पृथ्वी के सरफेस से 600 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर तक होती है। इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लो ऑर्बिट, ठीक है, लो ऑर्बिट, ठीक है, या लो अर्थ ऑर्बिट, इसको हम बोल सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, ठीक है दोस्तों। तो पीएसएलवी क्या करता है, ये हल्के सैटेलाइट को लेकर के जाता है 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उड़ते हैं। अब ये जो इस तरह की सैटेलाइट उनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या कहते हैं इनको, पोलर सैटेलाइट। इनका काम क्या होता है, इनके काम क्या क्या होते हैं, वेदर रिपोर्टिंग, ठीक है, मौसम की जानकारी देना, क्या काम है पोलर सैटेलाइट का, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का भी इनका काम है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग या जीपीएस वगैरह जो है वो क्या करते हैं, पोलर सैटेलाइट पे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी तरह का क्या है हमारे पास, जीएसएलवी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जियो साइक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो दूसरी तरह का कौन है हमारे पास, जीएसएलवी है, जियो साइक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हमने बात करी कि हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक सैटेलाइट जो क्या करते हैं, पोल्स के ऊपर चक्कर काटते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर से चक्कर काटते हैं। और ये क्या है, जियो साइक्रोनोस या फिर जियो स्टेशनरी, मतलब ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी से एक ही जगह पर दिखाई देते हैं दोस्तों, तो उनको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी या जियो साइक्रोनोस सैटेलाइट, ठीक है। उनको लेके कौन जाता है, जीएसएलवी। और ये कितनी हाइट पर होते हैं, ये कितनी हाइट पर होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। 36,000 किलोमीटर से कितनी ऊंचाई तक, 250 गुना 36,000 गुना किलोमीटर तक ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जीएसएलवी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पीएसएलवी है वो 600 से 900 और जीएसएलवी ये 36,000 किलोमीटर। तो इनमें से बड़ा या फिर शक्तिशाली कौन सा होगा, तो इनमें से कौन सा होगा, जीएसएलवी शक्तिशाली होगा, जो 36,000 किलोमीटर तक सैटेलाइट को लेकर के जाता है, ठीक है। इसकी पावर भी ज्यादा होती है, इसका जो कैरिंग मास है, एबिलिटी ऑफ कैरिंग मास, वो भी क्या है, या वेट, वो भी क्या है, जीएसएलवी की ज्यादा है, ठीक है। ये भी क्या है, जीएसएलवी की ज्यादा होती है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जीएसएलवी MK3, जीएसएलवी MK या मार्क 3, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बाहुबली भी है, जो हमने चंद्रयान 2 में यूज किया था, वो भी क्या है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो हमने चंद्रयान 2 में यूज किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था, हमने जितने भी पॉसिबल पॉइंट बन सकते थे हमने इसरो के बारे में सारा पढ़ा, सारे मेन पॉइंट पढ़े। इसके बाद हमने बात करी सैटेलाइट कितनी तरह के होते हैं, उनका काम क्या है। अच्छा, जो जीएसएलवी है या फिर जो जियो स्टेशनरी, जो पृथ्वी से देखने पर एक ही जगह दिखाई देती हैं सैटेलाइट, उनका काम क्या है, तो उनका काम एक सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है, हमारे संचार में क्या है, ये काम आते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो पॉइंट है बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्र एक्सरे वेधशाला निम्न में से कौन सी एजेंसी की है, कौन सी, चंद्र एक्सरे वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी निम्न में से किसकी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास नासा, जाक्सा, इसरो या रोसकॉस्मोस, ठीक है, रोसकॉस्मोस। बताएं दोस्तों, देखने के बाद ट्राई करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, क्या इसरो, तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, नासा। तो जो चंद्र एक्सरे वेधशाला है वो निम्न में से किसकी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जब आया था, इसमें जो ज्यादातर स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हुए थे, और इन्होंने, क्योंकि ये जो नाम है चंद्र एक्सरे, ये इंडियन नेम लगता है, तो उसका जो ऑप्शन चूज किया था वो कौन सा किया था, इसरो किया था। लेकिन इसका आंसर क्या है दोस्तों, नासा है, ठीक है।
तो इसरो की नहीं है, नासा की है। तो याद रखना दोस्तों, जो नासा है, चलिए नासा, नासा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी एजेंसी है दोस्तों? ये अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की है। तो ये जो चंद्र एक्सरे, ये किसके नाम पे रखेगी? ये नाम पे किस पे रखे, किसके नाम पे रखेगी? ये रखेगी दोस्तों सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, किसके नाम पे रखेगी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये कौन था दोस्तों? ये था इंडियन अमेरिकन भौतिक साइंटिस्ट था। ठीक है, कौन था ये? इंडियन अमेरिकन एक भौतिक साइंटिस्ट था, जिसने किसके बारे में डिस्कस किया? किसके बारे में उन्होंने बताया? इसने बताया व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो स्टडी का विषय था वो किसके ऊपर स्टडी रिसर्च किया करता था? व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है दोस्तों, जब कोई स्टार अपने बिल्कुल लाइफ के एंड में होता है तो वो क्या बन जाता है? व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। अगर थोड़ा सा और आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहो तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है? इसका जो मास होता है वो सूर्य के बराबर होता है। मास कितना है? सूर्य के बराबर। और साइज कितना है? पृथ्वी के बराबर। तो ये बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है, अपनी लाइफ के बिल्कुल लास्ट में होता है, तो वो क्या बन जाता है? व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। वो देख रहा था, ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, ये देख रहे थे कि जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है इसका मैक्सिमम द्रव्यमान कितना हो सकता था। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ये जाक्सा क्या है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी कौन है? जाक्सा है। इसरो क्या है? हमारी इंडिया की, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। रोसकोसमोस क्या है? ये है रसिया की। ये किसकी है? रसिया या रूस की क्या है? ये स्पेस एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरे वेधशाला। ठीक है, तो याद रखना, नासा के पास क्या होती हैं? 4 तरह की, हमारे नासा के पास कितनी है? 4 वेधशालाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 4 वेधशालाएं हैं। इसमें जो तीसरा नंबर है वो किसका है? चंद्र एक्सरे वेधशाला का है। सबसे पहले आपको पता होगा जरूर, हबल टेलीस्कोप है। कौन सी है? हबल टेलीस्कोप है। दूसरे का कोई नाम है गामा रे ऑब्जर्वेटरी। कौन सी है? गामा, क्रॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी। तीसरे नंबर पे हमारी क्या आती है? चंद्र एक्सरे, जो हमारे एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा प्रक्षेपण यान बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो इसरो का कौन सा लॉन्चिंग जो व्हीकल है बाहुबली के नाम से जाना जाता है? आपको जरूर पता भी होगा। ये कौन सा है? GSLV मार्क 3। कौन सा है? GSLV मार्क 3। GSLV की फुल फॉर्म ने डिस्कस कर ली थी। अब ये क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि GSLV मार्क 3 में मार्क 3 का क्या मतलब है? कई बार ऐसे भी आ जाता है कि GSLV में S का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है। अब यहाँ पे क्या है? मार्क 3 का क्या है? इसका तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? मार्क 3 का मतलब है 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। क्या है ये? 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। तो ये कहां पर यूज किया था इंडिया ने? अभी चंद्रयान, कहां पर यूज किया था? चंद्रयान 2 में। तो जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 दोस्तों आपको पता भी होगा कि 95% जो हमारा क्या हुआ था, ये सक्सेस हुआ था। ठीक है, जिसका रोवर था बस वही क्या हुआ था? खराब हुआ था। जो ऑर्बिट में घूम रहा है हमारा सैटेलाइट, वो अभी भी घूम रहा है। तो चंद्रयान 2 में हमने ये यूज किया था। ये क्या है? हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये 640 टन, 640 टन तक लेके जा सकता है। 640 टन दोस्तों, सबसे शक्तिशाली हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल यही है, अगर हम बात करें आज की। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन है या एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है।
ठीक है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये जो इक्वेशन है, देखो सबसे पहले इक्वेशन दी किसने, एम्पियर ने, ठीक है, किसने दी, एम्पियर ने, या एम्पियर सर्कुलर लॉ भी इसको बोलते हैं। तो एम्पियर ने क्या कहा कि भाई अगर देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, एक ऐसी तार है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या है, हमको बताना है कि इसकी वजह से, इस वायर की वजह से आसपास कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी बतानी है। तो उसके लिए लॉ किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। उसका जो लॉ था वो था बी डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डी एस क्या है, कोई एरिया है, म्यू नॉट क्या है, मीडियम है आसपास, और आई क्या है, इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये किसने दिया था, एम्पियर ने। तो दोस्तों ये था एम्पियर का फॉर्मूला। लेकिन जो मैक्सवेल है इसने क्या किया, एम्पियर के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और इसमें अपनी टर्म भी यहाँ पर ऐड कर दी। यहाँ पे क्या कर दी, अपनी टर्म भी ऐड कर दी कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ एक और टर्म ऐड होगी, और वो जो टर्म है इसने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। इस टर्म का दूसरा नाम एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी इसको बोला जाता है, म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। तो ये क्या है दोस्तों, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये डी एल ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे बी डी एस है, ठीक है। ये सरफेस के लिए है म्यू नॉट आई ई प्लस म्यू नॉट ई नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ये क्या है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है। किसके लिए है, कोई तार है जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसकी वजह से आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोस्तों उस चीज के बारे में है। बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। तो जो न्यूमेरिकल है ये क्या है, ये थोड़ा सा समझेंगे, पहले इसकी स्टेटमेंट आप समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ई ऑफ द लीनियर ऑसिलेटर गिवन इनिशियली। हमको क्या निकालनी है, कि लीनियर ऑसिलेटर है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग है इस तरह से, ये इसके साथ कोई वेट जुड़ा हुआ है, ये क्या है, कोई वेट जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, गिवन इनिशियली द ब्लॉक पोजीशन x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मतलब क्या है, देखना दोस्तों, यहाँ पे देखो मान के चलते हैं कि अगर स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड नहीं है तो इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। हमने लोड इसके ऊपर डाला हुआ है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये इस तरह से लटका हुआ है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, कितना, 11 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। स्पीड क्या है, v इक्वल टू 0, स्पीड कितनी है, 0 है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 65 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे। देखो हमने क्या किया, हमारे पास स्प्रिंग था, हमने क्या किया, इसके ऊपर वेट लटका दिया और इसको छोड़ दिया। तो क्या करेगा, इस वेट की वजह से ये स्प्रिंग ऊपर और नीचे मूव करेगा, ठीक है। जब ये स्प्रिंग ऊपर और नीचे मूव करेगा तो इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वही एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको समझें, स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो दो तरह की होती है। तो दो तरह की, एक तो क्या करता है, ये मूव करता है, तो मूव की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके पास वेट है और ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे थोड़ा सा ये डिफॉर्म्ड है। तो इस डिफॉर्मेशन की वजह से इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 mv² है, ठीक है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज आप नोट कर दो, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है, वो क्या है, 1/2 kx²। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे बात को समझें, देखो ये क्या है, ओरिजिनल इसकी पोजीशन है 0, x कितनी है, 0 यहां पर है। लेकिन हमको क्या दे रखा कि कोई ब्लॉक जो इसके ऊपर हमने वेट लटका रखा था, वो इसकी मीन पोजीशन से कितनी दूर है, 11 सेंटीमीटर। कितनी, 11 सेंटीमीटर दूर है, मतलब x कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर है। और v कितनी होगी, v कितनी है, 0 है। अब आप और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया गया है, k की वैल्यू कितनी है, 65 न्यूटन पर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग है, उसके पास दो तरह की एनर्जी किस तरह से है। अब v इक्वल टू 0 है, दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वेलोसिटी बिल्कुल लास्ट में जा करके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। स्प्रिंग यहाँ पे इस तरफ आ चुका है।
अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, वापस अब उसको उस पोजीशन में जाना है, तो वेलोसिटी यहाँ पर एक बार कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जो एनर्जी बची वो सिर्फ यही बची। तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 65 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर। अब याद रखना जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो क्योंकि सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.39। ठीक है, कितना आएगा, 0.39 और आगे कुछ समथिंग आएगा, कुछ 85 वगैरह, शायद 35 वगैरह कुछ आएगा। ठीक है, 0.3935। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, तो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से अलग से समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ये इजी है। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल लेवल का पता चलेगा, आपको जो तैयारी है आगे किस ढंग से करनी है उसका आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप समझेंगे पहले स्टेटमेंट क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताना है। क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। एक लूप है, लूप आप बोल सकते हो इस तरह से, कोई तार है जो हमने इस तरह से बना रखी है। ठीक है, ये तार है, इसमें आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल मूवमेंट आप सिर्फ ये मतलब समझ लो, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी आपको तीव्रता निकालनी है। जिसमें यहाँ पे जो लपेटे हैं, जो टर्न्स हैं, वो कितने हैं, एन है। ये जो एरिया है देखो इस तरह से, ये तो सर्कल्स है, सर्कल्स का जो एरिया है हर एक का कितना है, ए है। और इस तार में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई है। ठीक है, आप बताएं इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, एन आई ए या 1 डिवाइड बाई एन आई ए, एन आई ए डिवाइड बाई ए या आई ए डिवाइड बाई एन। तो आप याद रखना जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है फॉर द करंट कैरिंग वायर, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है एन आई ए। ठीक है, मतलब कहने का ये है, ये जो मैग्नेट है देखो, अगर किसी तार में से करंट फ्लो करते हैं वो क्या करता है, एक मैग्नेट बन जाता है। अगर हमने इस फॉर्म में डाला हुआ है तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा वो डिपेंड करेगा इसमें लपेटे कितने हैं, टर्न्स कितने हैं। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। ये एरिया कितना ज्यादा है, ये एरिया कितना ज्यादा है इस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सॉरी, ये करंट के लिए जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अच्छा, एक और फैक्टर है जिसपे इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है इस स्प्रिंग के अंदर, ये जो कॉइल है इसके अंदर मीडियम क्या है। अगर मैं इसके अंदर खाली की जगह सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, नरम लोहे की एक छड़ रख दें, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एन आई ए रहेगा। तो ये दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वह शब्द युग्म चुनिए, वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाया गया है। तो जो युग्म दिया गया है वो दिया गया है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है किसमें, कोशिका विज्ञान या सेल्स का अध्ययन किया जाता है किसमें, साइटोलॉजी। किसमें अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह से आपको नीचे वाले भी कंबाइन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से सेल्स का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, उस तरह से इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है किससे, एंटोमोलॉजी से। किससे, एंटोमोलॉजी। तो कीट, तो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एंट, यहाँ पे आप इसको एंट को लिख दोगे, एंट। एंट क्या होती है, चींटी होती है। चींटी खुद क्या होती है, कीट होती है एक तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो इंसेक्ट्स का अध्ययन किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी। इस तरह से देखो, सिर्फ यही आपका ऑप्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आगे वाले गलत है। अब हम बात करेंगे
कि भाई जितने भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है ना, वैसे तो ये दिया गया था इस तरह से, टिश्यू के आगे ये दिया गया था, इसके आगे ये दिया गया था, लेकिन ये गलत है। तो हम बात करेंगे इनका अध्ययन किस ब्रांच में किया जाता है। तो टिश्यू, इसके बाद हम बात करते हैं कि टिश्यू का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों। तो टिश्यू का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। किसमें दोस्तों? हिस्टोलॉजी। ये सारी नई ब्रांचेज है, कम से कम ल्यूसेंट में ये नहीं है। तो टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, हमारे जो ऊतक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। डिजीज का अध्ययन किस ब्रांच ऑफ साइंस में किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है पैथोलॉजी में। किसमें? पैथोलॉजी में। ठीक है। वर्म्स का अध्ययन किया जाता है हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? वर्म्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो डिजीज का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी। एक और पॉइंट आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोज ऑफ डिजीज। ठीक है। कोज ऑफ डिजीज की कोई रोग हुआ है, उसका कारण क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है किससे? ईटियोलॉजी में। ठीक है। कोज ऑफ डिजीज, डिजीज हुई क्यों है, उसका अध्ययन किया जाता है ईटियोलॉजी में। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ये क्या है? यहाँ पे मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं। ये क्या है भाई? इसमें किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित प्राणी है, उसके शरीर का स्ट्रक्चर का अध्ययन। ठीक है। इसमें क्या है? शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर का आकार। भाई कोई भी प्लांट है या कोई भी जीव है, उसका जो शरीर का आकार है वो ऐसा क्यों है, उसका अध्ययन किया जाता है मोर्फोलॉजी में, आकारिकी में अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या किया जाता है? फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कि जो हमारा शरीर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो शरीर है वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। शरीर किस तरह से कार्य, शरीर के कार्य का अध्ययन। भी कहने का मतलब ये है कि शरीर में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? फिजियोलॉजी में। अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इसमें किया जाता है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट है, देखो भाई इनमें से नेक्स्ट हमारे एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है। ये जो ब्रांच ऑफ साइंसेज हैं इनमें से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान से पढ़ना है। तो टिश्यूज का अध्ययन हिस्टोलॉजी, डिजीज का पैथोलॉजी, कोज ऑफ डिजीज का इटियोलॉजी, वर्म्स का हेलमिंथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में शरीर के आकार की, कोई भी जीव है उसका शरीर का आकार ऐसा बनना क्यों है, फिजियोलॉजी, शरीर में फंक्शन किस तरह से होती है, शरीर अपना कार्य किस तरह से करता है, जितने भी कार्य है। और मिथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सेल्स का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेपी कोलंबो मिशन, बेपी कोलंबो मिशन क्या है? तो ये क्या है भाई? ये एक संयुक्त मिशन है, एक संयुक्त मिशन है जो किसने दिया था? देखो इसमें आपके पास ऑप्शन है इसरो और नासा, दूसरा ऑप्शन है यूरोपियन और जापान स्पेस एजेंसी, थर्ड ऑप्शन हमारा नासा और यूरोपियन एजेंसी। तो दोस्तों जो बेपी कोलंबो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ये मिशन किसका था? यूरोपियन और जापान स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन था, जो कब कब शुरू किया गया? 19 अक्टूबर 2018। 19 अक्टूबर 2018। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या। तो इसमें क्या है, एक सैटेलाइट छोड़ा गया है जो 19 अक्टूबर 2018 को हमने लॉन्च किया था, और ये लगभग 7 साल के बाद, ठीक है, 7 वर्ष के बाद 2025 में पहुंचेगा। कहां पर? ये पहुंचेगा बुध ग्रह की ऑर्बिट में। ठीक है। ये बुध ग्रह के अध्ययन के लिए ये मिशन किया गया है, जिसमें क्या है, सैटेलाइट छोड़ा गया है जो 19 अक्टूबर 2018 को छोड़ा गया था, और 7 वर्ष के बाद 2025 में बुध के ऑर्बिट में पहुंचेगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 वर्ष के बाद ये पहुंचेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये कम समय में भी जा सकता था, ये बिल्कुल कम समय में जा सकता था, ऐसा नहीं है कि 7 वर्ष ही लगने थे, नहीं ऐसा। इसकी जो स्पीड है ये कम की गई, या वृत्तीय मोशन में इसको भेजा जा रहा है। देखो इसको सीधा भी भेजा जा सकता था, बहुत स्पीड से भेजा जा सकता था, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से फंस जाता, या सूर्य क्या करता, इसको अपनी तरफ खींच लेता।
ये बुध ग्रह के पास जाकर नहीं रुकता, ये चला जाता है किसमें, सूर्य में चला जाता है। इसलिए क्या किया गया, इसका जो मोशन है वो वृत्तीय मोशन दिया गया, सर्कुलर मोशन में जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ये 2025 में कहां पर पहुंचेगा, बुध ग्रह के उसमें पहुंचेगा। तो एक और चीज याद रखना, ये बेपी कोलंबो मिशन ये बुध ग्रह के लिए तीसरा मिशन है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बुध ग्रह के अध्ययन के लिए कुछ किया गया है, तो ये तीसरी बार है। बेबी कोलंबो यूरोपियन और जापान स्पेस एजेंसी, ठीक है, इनके द्वारा एक संयुक्त मिशन है, बिल्कुल आप याद रखना। तो दोस्तों हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है 21 सितंबर 2019 के शाम वाले पेपर का। तो ये क्या है, लैंगमूर आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो एक बार मैं इसको कंप्लीटली बता देता हूं क्या है। लैंगमूर आइसोथर्म होल्ड एट लो प्रेशर बट फेल्स एट, आगे आपके पास ऑप्शन है लो टेम्परेचर, इंटरमीडिएट प्रेशर, हाई प्रेशर या नन ऑफ द दी। तो याद रखना जो लैंगमूर आइसोथर्म है ये होता क्या है, पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंगमूर आइसोथर्म क्या है, कोई सॉलिड सरफेस है, जैसे मान के चलते हैं कोयला है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोयला है, और कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर है। हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया गया है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे रख दिया गया है, और उसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी आइडियल गैस छोड़ दी है। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई भी सॉलिड सरफेस है वो कितना ज्यादा गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है गैस को, ठीक है। आपको पता होगा कि सॉलिड के अंदर भी क्या होती है, गैस होती है। तो कोई सॉलिड सरफेस किसी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कितनी ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम कितनी ज्यादा आइडियल गैस को सोख सकता है, वो दिया गया है किसके द्वारा, लैंगमूर आइसोथर्म के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों कि जो लैंगमूर आइसोथर्म है वो लो प्रेशर पे तो काम करता है लेकिन हाई प्रेशर पे काम नहीं करता, ठीक है, क्या है, हाई प्रेशर पे काम नहीं करता। तो दोस्तों ये थे आपके जो सितंबर 21 की इवनिंग वाला पेपर था, उसके सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए और साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो आपने दोस्तों जरूर नोट किया होगा कि इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल आप इजी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जरूर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की वीडियो हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।